मोहित एक अमीर घर का लड़का है। वो अपने माता पिता के साथ अंजना को देखने उसके घर आए थे। तभी वहां अंजना की गरीब सहेली शिवानी आती है। ये मेहमान कौन है अंजना? ये मेरे होने वाले ससुराल वाले हैं। मेरा मोहित जी के साथ रिश्ता पक्का हो गया है। सच्ची? मैं तेरे लिए बड़ी खुश हूं अंजना, लेकिन ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे खुद आज ही पता चली है। बहन जी, ये लड़की कौन है? बहन जी ये मेरी बेटी की बचपन की सहेली है। दोनों शुरू से ही हमेशा साथ साथ रही हैं। हर काम दोनों साथ ही करती हैं। अच्छा, तो शिवानी बेटी, क्या तुम्हारी शादी हो गई? नहीं आंटी जी, मेरा तो सपना था कि हम दोनों सहेलियां एक साथ शादी करें, लेकिन लगता है अंजना खुद ही शादी करके चली जाएगी। तुम चाहो तो तुम्हारा ये सपना पूरा हो सकता है। मेरा एक और बेटा है रोहन। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी के बंधन में बंध जाओ। ये सुनकर दोनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। फिर दोनों सहेलियों की शादी एक ही घर में हो जाती है। अमीर सहेली अंजना जहां ऊपर के कमरे में रहती है, तो वहीं गरीब शिवानी नीचे छोटे से कमरे में रहती है। एक दिन वो अपने पति रोहन से, रोहन, ऊपर का घर तो कितना बड़ा और सुंदर है, सब लोग वहीं रहते हैं, और हमारा कमरा तो कितना छोटा है। हम सबके साथ ऊपर क्यों नहीं रहते? मैंने देखा है मोहित देवर के कमरे में एसी, टीवी, फ्रिज, हर सुख सुविधा है, और आपके रूम में सिर्फ एक फैन। भला ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि शिवानी, मैं इस घर का सौतेला बेटा हूँ, और विमला माँ मोहित भैया को ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो उनका सगा बेटा है। लेकिन आप तो उनकी कितनी परवाह करते हैं, उनकी इतनी सेवा करते हैं, फिर भी ऐसा भेदभाव क्यों? पता नहीं शिवानी, मैं खुद नहीं जानता। शिवानी, ओ शिवानी, कहाँ मर गई? जी माँ जी। महारानी, कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, घर का सारा काम फैला पड़ा है। चल शिवानी, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, जल्दी निपट जाएगा। अंजना बहू, तू क्यों काम करेगी? एक तो इसके अनाथ पति को भी हम पालें और ऊपर से इसका बोझ भी उठाएं। चल जा शिवानी, अब घर का सारा काम कर। बेचारी शिवानी घर के कामकाज में लग जाती है। लेकिन माँ जी, जेठ जी तो आपके बेटे हैं ना, फिर आप उन्हें अनाथ क्यों कह रहे हो? वो मेरा सौतेला बेटा है बहू, इसीलिए तो मैंने शिवानी की शादी उससे करवाई, ताकि वो घर का सारा काम कर सके और मेरी बहू रानी आराम कर सके। लेकिन घर में इतने नौकर होने के बाद भी आप शिवानी से काम क्यों करवा रहे हो? क्योंकि इन सब नौकरों की मैं अब छुट्टी करने वाली हूँ। अब इस घर में मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी जो आ गई है। अंजना अपने कमरे में जाकर मोहित से इस बारे में बात करती है। अंजना, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। माँ तो बचपन से ही रोहन भैया से नफरत करती आ रही है। हम तो उन्हें समझा समझा कर थक गए हैं, और इसलिए वो मेरी सहेली शिवानी को परेशान कर रही हैं। तुम माँ से कुछ मत कहो, क्योंकि वो हमेशा वही करती है जो उन्हें करना होता है। सब नौकरों को काम से निकाल दिया गया और अब घर का सारा काम बेचारी शिवानी अकेले ही करने लगी। माँ जी, आप मुझे शिवानी की मदद क्यों नहीं करने देती? वो बेचारी अकेले ही सब करती है। हाँ, तो इसमें तेरा ही फायदा है ना बहू। वैसे भी तू इतने अमीर घर की बहू है, तुझे कहीं लोगों ने काम करते देख लिया तो लोग क्या कहेंगे कि इतनी अमीर होकर विमला अपनी बहू से घर के काम करवा रही है। माँ जी, जब आपको मेरी इतनी चिंता है, उसी तरह शिवानी भी तो इस घर की बहू है, फिर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो इस घर की बहू नहीं है। इस घर का बेटा सिर्फ मोहित है और बहू सिर्फ तुम। और अगर तुमने उसकी ज्यादा तरफदारी की तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर कर दूंगी, समझी? अंजना अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान थी। सभी जहां ऊपर एसी के कमरों में सोते थे, तो वहीं बेचारी शिवानी और उसका पति पंखे में सोते थे। एक रोज शिवानी अपने पति से, रोहन जी, माँ जी हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों करती है? वो घर का सारा काम भी मुझसे ही करवाती है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती जी, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम दुखी मत हो शिवानी, मैं जानता हूँ एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रोज विमला अपने पति के साथ कार में कहीं जा रही थी कि तभी उनका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विमला की दोनों आंखें चली जाती हैं और उसके पति की दोनों किडनियां डैमेज हो जाती हैं। देखिए, उन दोनों की हालत बहुत खराब है। विमला जी की दोनों आंखें चली गई हैं, तो वहीं आपके पिता की दोनों किडनियां डैमेज हो गई हैं। अब उन दोनों का बच पाना बहुत मुश्किल है। ये सब सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। तभी रोहन और शिवानी अपनी एक एक आंख और एक एक किडनी दोनों को दे देते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हम दोनों एक एक आंख और एक किडनी के सहारे अपना जीवन बिता लेंगे। ये बात सुनकर मोहित और अंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिन बाद विमला और उसका पति ठीक होकर घर आते हैं
फिर उन्हें उन दोनों के बलिदान के बारे में पता चलता है। मेरे बच्चों, मैंने हमेशा तुम दोनों से नफरत की और तुम दोनों ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। रोहन, मैंने बचपन से तेरे साथ कितना बुरा किया मेरे बेटे, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू ही मेरा सच्चा बेटा है। विमला को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने दोनों से माफी मांगी। उस दिन के बाद से उसने अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं किया और उसने रोहन को भी वो हर सुख सुविधा दी जो उसने मोहित को दी थी। साथ ही वो शिवानी को भी बहुत प्यार करने लगी। अब विमला ने घर में नौकर चाकर रख लिए और शिवानी से घर का काम करवाना बंद कर दिया। साथ ही उन्हें भी ऊपर ही एक बड़ा सा कमरा दे दिया जिसमें सभी सुविधा थी। वहीं शिवानी भी उसे अपनी माँ की तरह प्यार करने लगी। इसके बाद वो सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। विष्णु, मेरे पास आओ बेटा। जी बाबूजी, मैं यहीं पर हूं आपके पास। एक दिन तो सबको जाना है, मेरा भी वक्त आ गया है। लक्ष्मी, तुम भी मेरे पास आकर बैठो बेटी। अब सुंदर कहाँ है? भैया रास्ते में है बाबूजी, बस पहुंचते ही होंगे। वो भी आ जाता तो ठीक रहता। तुम सबको एक जरूरी बात बतानी थी, कहीं उसके आने से पहले मेरे प्राण न निकल जाएं। ऐसा न कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। भैया भाभी बस आते ही होंगे। आएंगे, जरूर आएंगे वो, पर मेरे चले जाने के बाद और आते ही अपना हिस्सा मांगेंगे। अच्छे से जानता हूं उन दोनों को। तुम दोनों बहुत भोले हो और वो दोनों एक नंबर के चालाक। खैर, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैंने इस तरह बंसीलाल स्वर्ग सिधार गए और उनकी बात अधूरी ही रह गई। विष्णु और लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगे। बंसीलाल के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुंदर और उसकी पत्नी मालती थी, जबकि विष्णु उनका छोटा बेटा था और उसकी पत्नी लक्ष्मी थी। बंसीलाल हमेशा से विष्णु के घर पर ही रहते थे। विष्णु और लक्ष्मी उनकी खूब सेवा करते थे, जबकि सुंदर और मालती को तो हमेशा से बस बंसीलाल की जमीन जायदाद से ही मतलब था। जैसा कि बंसीलाल ने कहा था, उनकी मौत के बाद सुंदर और मालती वहाँ पहुँचे। विष्णु, पिताजी चल बसे क्या? जी भैया, हम अनाथ हो गए भैया। बाबूजी नहीं रहे। अब कोई बात नहीं, हिम्मत रख भाई। अच्छा ये बता, पिताजी ने जाते हुए कुछ कहा क्या? अब नहीं तो मतलब, अरे वही अपनी जमीन या खेत के बारे में कुछ? नहीं भैया, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो ठीक है ना, आप दो ही भाई तो हो, आधी आधी बांट लो जमीन। भाभी, अभी अभी पिताजी का देहांत हुआ है, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। हाँ, तो मैं कौन सा बिल्कुल अभी कागज पत्तर मांग रही हूँ। सुंदर और मालती एक नंबर के लालची थे। सुंदर बहुत पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में शहर चला गया था और शहर में रहकर उसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था, जबकि विष्णु सिर्फ इसलिए गांव में रहा ताकि वो अपने पिता की देखभाल कर सके और खेती बाड़ी संभाल सके। इस तरह से सुंदर के मुकाबले विष्णु हमेशा से ही गरीब ही रहा। लेकिन इस बात का न तो विष्णु को कोई अफसोस था और न ही उसकी पत्नी लक्ष्मी को। दोनों ने मिलकर बंसीलाल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी। जबकि अमीर होने के बावजूद सुंदर और उसकी पत्नी मालती एक नंबर के कंजूस और लालची थे। उन्होंने जीते जी तो कभी बंसीलाल की सुध नहीं ली, लेकिन अब उनके देहांत के बाद अपना हिस्सा मांगने जरूर पहुंच गए थे। विष्णु, अब तो सारे काम निपट गए हैं और मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली है। तो आओ, अब जरा बंटवारा कर लेते हैं। भैया, बंटवारा करना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या विष्णु भैया, आप तो रहते हो गांव में, अपनी जमीन की देखरेख कर ही लोगे, पर हम शहर से कहाँ आते रहेंगे बार बार? इतना टाइम थोड़े ही होता है हमारे पास। अब बंटवारा हो जाए तो हम अपने हिस्से की जमीन बेचकर निश्चिंत हो जाए और फिर चले जाए वापस। भाभी, तो क्या गाँव से कोई नाता नहीं रखोगी? अब यहाँ गांव में है ही क्या लक्ष्मी? पहले पिताजी थे तो फिर भी आना जाना हो जाता था, अब क्या ही करना है यहाँ आकर? मालती और सुंदर ने जिद ठान ली थी कि बंटवारा तो होकर रहेगा। और फिर बंटवारे से ठीक एक दिन पहले, सुनो जी। हाँ बताओ। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि विष्णु अपनी जमीन भी हमें बेच दे तो कैसा रहेगा? पर वो अपने हिस्से की जमीन हमें क्यों बेचेगा? और हम क्या करेंगे इतनी सारी जमीन का भाई? हम क्या करेंगे मतलब? अरे सारी जमीन बेच बाच कर शहर में बढ़िया घर और चमचमाती गाड़ी लेंगे और क्या।
पर ऐसा होगा कैसे भाई? मालती ने सुंदर को अपने दिमाग की सारी खुराफात बता दी। फिर अगले दिन सुंदर सुबह विष्णु से बोला, विष्णु क्या कर रहे हो? खेत जा रहा हूँ भैया, बीज बोने हैं। अच्छा, तो तुम मेरे साथ तहसील नहीं चलोगे क्या? तहसील? वहाँ क्यों जाना है भैया? अरे वो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवानी पड़ेगी ना। ओहो, भैया आप ही देख लो ना ये सब, मुझे वैसे इन सब के बारे में क्या पता। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। भोला भाला विष्णु सुंदर पर बहुत भरोसा करता था। आखिर दोनों सगे भाई थे। उधर मालती और सुंदर तो यही चाहते थे कि विष्णु उनके साथ ना जाए। मालती और विष्णु उस दिन तहसील के बहाने सारा दिन घूमते रहे और फिर शाम को अपने प्लान के मुताबिक वो घर में दाखिल हुए। अरे भैया भाभी आ गए आप लोग? थक गए होंगे ना, पूरा दिन लग गया आज तो। अरे पूछो मत, पूरा दिन धूप में परेशान हो गए। और हासिल क्या हुआ? ढेला ढेला ही मिलेगा ना, पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा? मतलब पिताजी हमारे लिए इतनी सारी जमीन छोड़ तो गए है ना? अरे ये जमीन हमारी नहीं है लक्ष्मी, पिताजी ने बैंक से लोन लिया था ना 2 लाख रुपए का, जो उन्होंने चुकाया नहीं, और बैंक ने अब जमीन पर केस लगा दिया है। तब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, जमीन हमारी तो क्या किसी का भी नाम नहीं हो पाएगी। पर भैया पिताजी ने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे कैसे बताते? अगर वो बता देते कि जमीन गिरवी रखी है तो हम नाराज नहीं हो जाते? खुद तो चले गए और हमें भिखारी बना गए। कुछ भी हो भाभी, पर ऐसे तो मत बोलिए पिताजी के बारे में। अरे तुम चुप रहो लक्ष्मी, ये देख रही हो, ये बैंक का नोटिस है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हमने 1 महीने के अंदर 4 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो खेत की जमीन के साथ साथ हमारे घरों पर भी कब्जा कर लेंगे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे भैया? अब तो बस एक ही तरीका है विष्णु, 2 लाख तुम दो, 2 लाख हम देते हैं और जमीन बचा लेते हैं। भैया लेकिन इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। विष्णु और लक्ष्मी सुंदर और मालती की चाल में फंस चुके थे। वैसे एक तरीका है जिससे काम बन सकता है। हाँ, तो जल्दी बताओ ना। अगर ये दोनों अपने हिस्से की जमीन बेच दें तो काम बन सकता है। पर हम जमीन कैसे बेच सकते हैं? आप ही ने तो बताया कि जमीन पर केस है। हाँ, कोई और तो नहीं ले सकता, लेकिन हम तो ले सकते हैं। अगर तुम दोनों अपने हिस्से की जमीन हमें दे दो तो मैं अपने भैया से 2 लाख रुपए लेकर बैंक के पैसे चुका दूंगी, और फिर जब जमीन पर केस खत्म हो जाएगा तो उसे बेचकर अपने भैया के पैसे चुका दूंगी। भाभी ऐसे तो हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो, वो नदी के पास अपना छोटा खेत है ना, ऐसा करो उसे तुम ले लो, उसी पर खेती करो। तुम मेरे भाई हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। बस एक वही ऐसा खेत है जो गिरवी नहीं है। मालती और सुंदर ने बहुत गहरी चाल चली थी। उधर विष्णु और लक्ष्मी सोच रहे थे कि उनके भैया भाभी ने उनका घर बिकने से बचा लिया है। फिर वैसा ही हुआ जैसा तय हुआ था। लक्ष्मी और विष्णु ने अपने हिस्से की जमीन मालती के नाम कर दी और खुद नदी के पास वाले खेत में खेती करने लगे। फिर कई दिन बीत गए। मालती और सुंदर सारी जमीन मिलने से खुश थे, तो विष्णु और लक्ष्मी भी अपना घर बच जाने की बात से संतुष्ट थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एक दिन सुबह सुबह नदी के पास वाले खेत में, लक्ष्मी, लक्ष्मी जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी? ये देखो, खेत में जुताई करते हुए मुझे क्या मिला? जुताई में विष्णु को एक लोहे का बक्सा मिला था जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त शहर में मालती के घर की घंटी बजी। ये घर सुंदर का है? जी हाँ, आप कौन? हम लक्ष्मी सागर बैंक से आए हैं। आपके पिता बंसीलाल ने 4 लाख रुपए का लोन लिया था हमसे, और उन्होंने उसकी सिर्फ 3-4 किश्तें ही चुकाई हैं। हम गांव में आपकी खेती की सारी जमीन अपने कब्जे में ले चुके हैं और उसकी नीलामी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें तो आपको सूद समेत कुल 9 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, वो भी 3 महीनों के अंदर। सुंदर आए तो उन्हें ये बात बता देना। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया, लेकिन सच तो यही था कि अब जाकर हुआ था असल मायने में बंटवारा। जिसने जो बोया था वही उसे मिल रहा था।